अब बात करेंगे कि चंद्रवंश की स्थापना की अगर हम बात करें तो चंद्रवंश की स्थापना 10वीं शताब्दी के अंत में या कहीं 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में पूर्वांचल पर एक नए राज्य का शासन स्थापित हुआ। ये जो शासन स्थापित हुआ ये किसके कारण हुआ? यहाँ पर पहले किसका शासन काल था? कत्यूरों का ब्रह्मदेव। धर्मदेव। और देखिए यहाँ पर हमने जब कहा परमार राजवंश की स्थापना हुई हुई थी। जी सर। हाँ ठीक है दीपा, अभी मैं मैसेज नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि 10वीं शताब्दी के अंत तक अगर हम देखें या फिर 11वीं शताब्दी के प्रारंभिक दौर पे कहें तो पूर्वांचल पर एक नए राज्य का जब शासन उदय हुआ जिसे चंद वंश के नाम से जाना जाता है। ठीक, किसके नाम से जाना जाता है? और मैंने चंद्रवंश। आपसे कहा कि जब मैंने कहा कि चंद्रवंश का संस्थापक के रूप में किसे माना जाता है? बोलिए, किसे बोला गया था? दीपक अगर आवाज आती है तो बोलो, मैसेज मत करो। किसे बोला जाता है? नहीं आ रहा है? सोमचंद को कहा गया था। और इसका अंतिम राजा कौन था? महेंद्र महेंद्र चंद। चंद्र। भीमचंद था। और इनका राजकीय चिन्ह कौन सा था? गाय गाय। गाय गाय। थी। अब मैंने आपसे ये भी कहा था कि जो राजा सोमचंद्र था वो कहाँ का मूल निवासी था, कहाँ से आया था? जो जो जोशीलाबाद। झूसी झूसी इलाहाबाद। झूसी नामक स्थान है, इलाहाबाद के निकट एक शहर पड़ता तो है, अयोध्या भी फूलपुर दिया है। नामक स्थान पड़ता है। तो उसके निकट एक गांव है, उस गांव झूसी नामक स्थान था, उस क्षेत्र से ये बंदा आया था। ठीक है, जैसे आपने कहा कि अभी आप लोग कह रहे थे कि जो भर्मदेव ने क्या था, ये अंतिम शासक के रूप में भर्मदेव ने अपनी जो पुत्री थी, पुत्री का विवाह किससे कराया था? विवाह करा किससे था कराया था? सोमचंद्र सोमचंद्र से से। इसका विवाह सोमचंद्र। कराया था। और सोमचंद्र ने अगर हम बात करें बेसिकली है 1027 के समथिंग अगर देखें तो चंद्रवंश की स्थापना इसने करी। 1027। तीन तीन दे रखे ना। 1025। देखिए अलग जी सर। अलग। अजयपाल देखिए के हिसाब से। कोई भी अगर मैं कहूँ कोई भी एग्जैक्टली तिथि हमारे सामने उपस्थित नहीं होती, क्योंकि उस टाइम पे जितने भी साहित्यकारों ने ये चीजें लिखी हैं वो तो उस समय पैदा हुए नहीं थे, ना ही उन्होंने अपने समय में अपने आंखों से देखा कि भैया इस टाइम पे हुई थी। तो कहीं ना कहीं वो एक अनुमान लगाते हैं। ठीक है, तो जो ताम्रपत्र प्राप्त हुए उसके आधार पर भी वो लगाते हैं। तो बेसिकली अपने अपना एक वो है तर्क। तो हम इसीलिए कहते हैं कि अगर कोई भी एक किसी भी सब्जेक्ट की अगर हम एक परिभाषा को ले लेते हैं तो एक ही परिभाषा होनी चाहिए। आज हमारे एक ही टॉपिक पर अनगिनत हमें परिभाषाएं देखने को मिल जाती है। अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ोगे, जब हम कहते हैं कि छात्र और शिक्षक की अगर बात करते हैं या फिर अधिगम की बात करते हैं तो उसी में ही आपको बहुत ढेर सारे ऐसे विद्वानों की हमें क्या देखने को मिले, डेफिनेशन देखने को मिले। डेफिनेशन क्यों मिलते हैं हमें? एक पर क्या है, हर कोई अपने अपने तर्क देता है, हर कोई अपने अपनी बातों को सिद्ध करने के भरपूर प्रयत्न करता है, तो वो सारी चीजें जुड़ती हुई चली जाती है। तो बेसिकली 10वीं शताब्दी के अंत की अगर हम बात करते हैं और साथ ही 11वीं शताब्दी के प्रारंभ की अगर बात करते हैं तो पूर्वांचल पर एक नए राज्य का उदय हुआ जिसे हम चंद वंश के नाम से जानते हैं। और इस वंश ने कुमाऊं पर लंबे समय तक शासन किया। क्वेश्चन पूछा जाएगा वह कौन सा राजवंश था जिसने कुमाऊं क्षेत्र पर सर्वाधिक समय तक राज्य किया था? कौन सा आ जाएगा? चंद्रवंश आ जाएगा। चंद्रवंश। चंद्रवंश। और अगर हम देखें किंतु इस वंश की स्थापना को लेकर इतिहास के विद्वानों के बीच क्या है, महत्व का अभाव है। एक कहीं ना कहीं वो उलझन है। मैंने हमेशा एक शब्द ये आपने देखा होगा कि सभी विद्वान इस पे कंफ्यूज हैं। अभी हमने जितना भी पढ़ लिया, क्या किसी ने ये कहा कि ये चीजें एग्जैक्टली ये सही है?
चाहे किसी की मृत्यु की बात हो, कौन सा राजा कितने समय में शासन में बैठा, चाहे हम कहें भरत कवि की बात करें, या फिर पातीराम की बात करें, या हरिकृष्ण रतोड़ी की बात करें, या फिर जो डरवाल जी की बात करें, जितने भी हैं वो अपने अपने तर्क देते हैं, अपनी अपनी पुस्तकों के माध्यम से अपनी अपनी बातों को रखते हैं नहीं रखते हैं? बताइए। जी जी सर। जी सर। जब ये अपनी बातें रखते हैं तो ये कहता है कि जब इतिहास के अगर पन्नों को अगर हम पलटें तो इस वंश की अगर हम कहें, चंद्र वंश को लेकर बहुत ढेर सारे इतिहासकार जो थे, एक समान उनका एक तरीके से चीजें सामने नहीं थी। मतत्व का मतलब होता है कि एक जैसे मत नहीं थे। चंद्रवंश की स्थापना को लेकर विद्वानों ने अलग अलग मत अपने प्रतिपादित किए, जिसमें से कुछ प्रमुख मत आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। अलग अलग विद्वानों के क्या रहेंगे इसमें जो मत हैं, किस तरीके से उन्होंने प्रकाशित किया। देखिए, कुछ विद्वान हैं, कुछ विद्वानों ने जो अपने अपने मत दे रहे हैं, वो कहते हैं कि लोहा घाट के निकट काली कुमाऊं के क्षेत्र में प्राचीन सुई राज्य था। क्वेश्चन क्या बना कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लोहा घाट के निकट काली कुमाऊं क्षेत्र में प्राचीन राज्य का क्या नाम था? क्या नाम था? सुई। तो ये याद रखिएगा, सुई सुई। जो बच्चा बहुत ज्यादा डीपली पढ़ेगा। अभी हम तो उनके उन चीजों में आ नहीं रहे हैं कि अभी तो हम, जैसे हमने कहा कि चंद्रवंश के जो राजा थे, अभी हम तो उनके बारे में आ ही नहीं रहे हैं। अभी तो हम उनके शरीर पे समझ रहे हैं कि क्या चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो ये सुई राज्य वो हुआ करता था उस टाइम पे, और 10वीं शताब्दी के अंतिम चरण की अगर बात, जब 10वीं शताब्दी खत्म हो रहा था, उसके मिड वीक में अगर बात करें तो इस राज्य पर भर्मदेव का क्या हुआ था? शासन यहाँ पर स्थापित हो गया था। भर्मदेव का क्या था? शासन था। और भर्मदेव बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी शासक था। इसकी जो महत्वाकांक्षी मतलब जिसकी आशंकाएं कभी पूरी नहीं होती, बहुत ढेर सारी चीजों को लेकर चलता है कि यार मेरे पास ये भी होता है, ये बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी ये बंदा था। और उसने सीमांत खस राज्यों को भी क्या करा? विजय प्राप्त कराने का ये निश्चय लिया। आधिपत्य। अब देखिए, जब मैं कहूं कि अगर आप मान लीजिए आपके पास बहुत ढेर सारा पैसा आ गया है, अब आपकी महत्वाकांक्षाएं बढ़नी शुरू हो जाएंगी। आपके पास पहले बाइक हुआ करती थी, एक स्प्लेंडर बाइक हुआ था। अब आपको लगता है कि मुझे केटीएम लेनी है, तो आपने केटीएम ले लिया। आपको लगता है मुझे रॉयल एनफील्ड लेनी है, तो आपने वो ले ली। फिर आपको लगता है नहीं यार मज़ा नहीं आया, हार्डी डेविडसन की बाइक लेनी चाहिए, वो भी ले ली। अब महत्वाकांक्षाएं क्या है? कभी नहीं खत्म होती। इंसान जब पैदा हो जाता है उसकी महत्वाकांक्षाएं अनंत होती, जिसका कोई अंत नहीं होता। जिस प्रकार से कवि और कलाकार की जो सोच होती है वो अनंत होती है, उसकी कोई सीमाएं नहीं होती हैं। जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। अब उसी तरीके से अगर देखें, जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे कलाकार। देखें कलाकार भी क्या होता है, जिस प्रकार से कवि होता है उसी प्रकार से कलाकार भी अपने अंतः मन से चीजों को ऐसे उकेर देता है जो चीज हमने देखी नहीं है, ऐसी वो अपनी पेंटिंगों को साझा कर देता है, ऐसी पेंटिंगों को बनाना शुरू कर देता है। तो महत्वाकांक्षा जब होती हैं तो सीमांत क्षेत्र जितने भी लगते थे इसके, तो वहां पर जो खस राजाओं के क्या थे, राज्य हुआ करते थे, उसको विजित करने का इसने निर्णय लिया, निश्चय किया कि भैया अब मुझे तो ये करना ही है। इस मारामारी में अगर हम देखें तो सारे कुमाऊं क्षेत्र में अव्यवस्था फैल गई कि जब भगदड़ मचेगी तो क्या हुआ, अव्यवस्था रहेगी। जो चीजें सही तरीके से चलती हैं तो वो चीजें स्पष्ट तौर पर नहीं चल पाएंगी, तो अव्यवस्था रहेगी। तो ऐसी स्थिति में अगर हम देखें, जो काली कुमाऊं के प्रमुख जो थे वहां पर गंगा नदी की और योग्य शासकों की खोज में दल भेजा कि भैया ये कहा कि ऐसा कहा गया कि जब ऐसी स्थिति बनी, जब पूरा अर्थ व्यस्त होना शुरू हो गया, तो ऐसी स्थिति में काली कुमाऊं के जो प्रमुख थे, जो उनके जो राजा थे काली कुमाऊं के, उन्होंने कहा कि जाओ गंगा के मैदान की ओर जाओ और योग्य शासकों की खोज करो, और एक दल को वो भेजा। जो ये दल था, ये दल कहाँ पहुंचा? इलाहाबाद पहुंचा। ठीक हो। अब मान लीजिए भैया, अब एक आपके दिमाग में एक चीज ये भी तो होना चाहिए, झूसी गांव का एक इलाहाबाद का, ठीक है, इलाहाबाद के निकट फूलपुर नामक स्थान था,
उस शहर से, अगर कहें उस कस्बे से, गांव पड़ता है, झूसी नाम में स्थान था। तो वहां पर एक जो सोमचंद नामक एक व्यक्ति था, उसको कुमाऊं लाया गया, उसे काली कुमाऊं का राजा बना दिया गया। देखा आपने? अगर हम कहें जो ये सोमचंद्र था, अब इसका आने का भी तो देखो ना किस तरीके से ये, जब और अव्यवस्था किसके समय में फैली? ब्रह्मदेव ब्रह्मदेव के टाइम पे। ब्रह्मदेव के टाइम पे अव्यवस्था फैली। क्यों फैली? क्योंकि वो अपनी सेना का विस्तार कर रहा था, मतलब राज्य का विस्तार कर रहा था। खसों के ऊपर उसका ये था कि जितने भी खस वाले हैं उनको मैं अपने उसमें मिला लूं। तो और क्या था, महत्वाकांक्षी था कि मेरा जो क्षेत्र है उसका विस्तार हो। ये जब सारी चीजें घटनाक्रम घटना शुरू हुआ, उसके पश्चात, क्योंकि भैया हर कोई स्थिरता चाहता है, वो नहीं चाहता कि लड़ाई झगड़ा खून खराबा हो। और इसी जद्दोजहद में जो काली कुमाऊं के जो प्रमुख थे, जो कहें या मुखिया कहें, जो भी रहे होंगे, जो राजा रहे हो, कुछ भी हो, तो उन्होंने एक दल को भेजा। कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि काली कुमाऊं के प्रमुखों ने किस की ओर एक दल को भेजा गया, किस ओर भेजा गया? गंगा मैदान। बिल्कुल सही, गंगा की मैदानों की ओर एक दल को भेजा गया। यह दल का क्या कार्य था? योग्य शासक को ढूंढना। और योग्य शासक कहाँ मिला? झूसी इलाहाबाद के पास। तो इलाहाबाद का झूसी तो आपने बताया ये गांव है। अगर मैं नगर की बात करूं, नगर कौन सा था? फूलपुर शहर। ये फूलपुर। फूलपुर जो शहर था, इसके निकट एक गांव पड़ता है झूसी। ये यहाँ पर एक व्यक्ति मिलता है। वो व्यक्ति का नाम क्या था? सोमचंद्र नामक एक व्यक्ति को ये मिला। और इसी व्यक्ति को उठाकर ये लोग अपने साथ कहाँ लाए? कुमाऊं ले आए। और जब ये कुमाऊं आया, तो कुमाऊं में इसको कहाँ का राजा बना दिया गया? चंपावत। इसको काली कुमाऊं का राजा बना दिया गया। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन बनेगा कि जी सर। सोमचंद को सर्वप्रथम कहाँ का राजा नियुक्त किया गया था? काली कुमाऊं। अभी तो आपके दिमाग में वो चल रहा होगा कि भैया ये तो चंद्रवंश राज्य का शासक था, संस्थापक के रूप में माना जाता है। मगर हमने तो एक पहलू तो छोड़ दिया ना। हमने तो एक पहलू को ये समझना है कि भैया इसको तो लाया गया, ये तो बात की बात है ना कि भैया इसने संस्थापक, इसने जो उसकी नींव रखी, जो भी रखा, पहले तो इसे ढूंढने के लिए एक व्यक्ति भेजा गया, एक योग्य व्यक्ति को भेजा गया कि भैया जो योग्य व्यक्ति आया और काली कुमाऊं का वो राजा बनाएगा। जब ये राजा बनाया गया, ये किसके आधार पर हम बात कर रहे हैं? ये जो अलग अलग जो विद्वान रहे, उन विद्वानों की जो बातें हैं, उन जो साहित्य में जो मिला है, वो इस तरीके से उसमें जिक्र आता है। और गणेश सिंह वेदी की पुस्तक है। इसकी पुस्तक का नाम क्या है? गणेश वेदी की पुस्तक शशि वंश विनोद। अब क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन ये बनेगा कि शशि वंश विनोद पुस्तक किस व्यक्ति द्वारा रची गई है? अब देखो तुम्हारे क्वेश्चन क्या बनेंगे। अब अगर लोअर पीसीएस का दे रहे हो या प्रवक्ता का दे रहे हो या किसी का भी, देखो आज की डेट में आपको पता है कि यूके पीएससी हो गया, ये यूके एसएससी के जो पेपर सेट हो रहा है, वो तो सबसे पहला बहुत ही लो क्वालिटी का, ये कहें पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब मान लीजिए कोई ऐसा बंदा आ गया, आप पढ़ने लगे हैं, आपने पढ़ा उत्तराखंड के प्रमुख जो साहित्यकारों के या पुस्तकों के बारे में पढ़ रहे हो, ठीक है, मंगलेश डंगवाल की पढ़ रहे हो, हिमालय पुत्र पढ़ रहे हो, ये तमाम चीज़ें पढ़ रहे हो, क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ से। अब बहुत से लोगों ने जब जिस बच्चे ने विस्तार से पूछा पढ़ा होगा वो कहेगा यार ये तो है, और बच्चे कहेंगे ये तो आउट ऑफ सिलेबस था सर, ये आउट ऑफ सिलेबस, जैसे एलटी का पेपर में था, कहेंगे आउट ऑफ सिलेबस था, आउट ऑफ सिलेबस था। अब बेसिकली अगर ये वाला आ गया कि शशि वंश विनोद ये किसके द्वारा रची है, अगर बाई चांस ये आ गया तो क्या कहेंगे हम? अगर हमें नहीं आता हम तो यही कहेंगे ना कि आउट ऑफ सिलेबस है, हमने तो ये पढ़ा ही नहीं है, ये तो था ही नहीं,
यही होता है ना। जी जी सर, जी सर। तो ये ऐसा हमें लूज पॉइंट अपना नहीं रखना है। तो आपने लिखना है कि गणेश सिंह वेदी द्वारा रचित पुस्तक का नाम, ये लिखो, शशि वंश लिखो। इसको आपके पास हाईलाइटर है तो हाईलाइटर से हाईलाइट कर दो। समझ में आ गया। तो ये कहते हैं, जी कौन कह रहा है? गणेश जी कह रहे हैं। किस में कह रहे हैं? शशि वंश विनोद। अब जो बातें चलेंगी शशि वंश विनोद के, जो ये किताब है, इस किताब के अनुसार अब चलेंगे हम। ये कहता है कि चंदेरी के राजा हरिहरचंद्र के 5 बेटे थे। अब ये देखो, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चंदेरी के राजा का क्या नाम था, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा चंदेरी के राजा हरिहरचंद्र के कितने पुत्र थे? 5। 5 थे ना, आपने 5 कह दिया। तो ये लिखो नंबर 1, एक एक करके लिखना, उसके साथ पैरेलल में मत लिखना। पहले ये लिखो, ऐसे लिखो 1 2 3 ऐसे करके लिखो, ठीक है। अगर एक ऐसे लिख दिया आपने पंक्तिबद्ध में, ऐसे में कभी भी आपको दिमाग में नहीं घुसेगा, अभी कभी भी आपको सीधे नहीं पड़ेगी नजर। फिर जाके इनको हाईलाइट कर लीजिएगा कि 5 पुत्र थे। किसके 5 पुत्र थे? कौन था ये? चंदेरी का राजा हरिश्चंद्र हरिश्चंद्र। था। इसका पहला पुत्र का नाम क्या है? भीरचंद्र। दूसरे पुत्र का नाम चंद कबीर चंद्र है। फिर तीसरे का गंभीर चंद्र है। फिर चौथे का क्या है? सबरी चंद्र है। और पांचवे का अगर हम कहें गोविंद चंद्र, ये है। अब देखिए, अब मजे मजे की बात यह है, आपको मैं बताऊं। अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं कि चंदेरी की राजा हरिवंश हरिहरचंद्र के निम्न में से कौन सा पुत्र है? वहां पर आपको दिया जाएगा कि मान लीजिए वहां पर पराक्रम दिया जा सकता है। ये अलग अलग 4 नाम दे दिए, 3 नाम अलग अलग दे दिए, और उसमें एक घुसेड़ दिया आपका गंभीर चंद्र दे दिया। सबके पीछे चंद्र लगा होगा, देखना। कोई भी अगर नाम रख लीजिए, अभी मैं कहता हूं भगत चंद्र, काली चंद्र, या कहें मोहन चंद्र, फिर गंभीर चंद्र, या इनमें से कोई नहीं, तो कौन होगा उसमें? गंभीर गंभीर चंद्र चंद्र होगा। तो गंभीर याद चंद्र। रखिएगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए चंद्र 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 नाम दिया जाएगा। क्वेश्चन ये भी हो सकता है इनमें से कोई भी नहीं हो सकता। इनमें से 3 ऑप्शन दिए जा सकते हैं, जो गलत होंगे उनमें से कोई नहीं एक शब्द दिया जाएगा जिसको आपको पिक करना है। तो ये कब पिक होगा? जब आपको ये सारी चीजें रिकॉल हो जाएंगी। देखिए, अभी मैंने एक कोट पढ़ा था जिसमें मैं खाना बना रहा था, उसमें मैंने एक कोट पढ़ा था कि अपने आप को, जब तक तुम अपने आप को आइसोलेशन, या जब तक आप आइसोलेशन का शब्द नहीं समझोगे, तब तक आप अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। आप अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए, कहीं नजर बंद कर दीजिए। आप दुनिया के लिए मर गए हो, रिश्ते नाते लोगों के लिए आप मर गए हो। आपका अस्तित्व है नहीं है वो भी क्षीण हो चुका है। आप सोशल मीडिया पर आप अपनी उपस्थिति दर्ज मत कराओ, इंस्टाग्राम में मत दर्ज कराओ। कोई आपको फोन करता है, जरूरत नहीं है फोन कराए, फिर लोग सोचेंगे यार ये मेरा ना फोन उठा रहा है, ना ये व्हाट्सएप में आ रहा है, ना ये कहीं सोशल मीडिया पे आ रहा है। तो लोग सोचेंगे कहाँ चला गया, मर तो नहीं गया। तो लोग, आप क्या करो, तुम लोगों के लिए मर जाओ। और कब तक के लिए मरना है? जब तक का आपका पेपर नहीं हो जाता है। जो निर्धारित तिथि होती है ना कि फलाने फलाने तिथि, मान लीजिए हम कह रहे हैं कि लेक्चरर का पेपर आपका 6 अप्रैल तक, 10 अप्रैल तक के लिए मर जाओ सबके लिए। आपका अस्तित्व विहीन हो गए। जब आप चमकोगे, जब आपका सिलेक्शन होगा, उस समय आप उदय, जो सूर्य की भांति अपनी रोशनी चमचमाती हुई ऊपर उठो और सभी को अपने रोशनी से प्रकाशमय करो। एक याद रखिएगा, अपनी रणनीति किसी को मत बताइए। जब तक आप पढ़ रहे हो, मैं पढ़ रहा हूं, किस चीज की तैयारी कर रहा हूं, गोपनीय होनी चाहिए, किसी को पता नहीं हो। आप ढिंडोरा मत पीटिए,
फॉर्म भर रहे हो, गांव घरों में किसी को मत बताए मैंने पीसीएस का फॉर्म भरा। जब नाकामी हो गए, जब नाकाम हो गए, तो वही लोग आपको ताना मारेंगे, क्यों रे पीसीएस का फॉर्म भरने वाला, तू तो पीसीएस बनने वाला था, तू तो आईएएस बनने वाला था, क्या हुआ? अरे तू तो मिस्त्री काम कर रहा है। तो कहते हैं कि अपनी जो सपने हैं वो दूसरों को साझा नहीं करनी चाहिए, वो दूसरे आपके सपने चुरा लेते हैं। चुराना का मतलब क्या होता है? आपको ऐसी चीज़ों में लगा देंगे जिससे कि आपका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, आप उस अपने मार्ग से भटक जाओ। तो कभी भी आप क्या कर रहे हो, किस चीज़ की रणनीति कर रहे हो, आप तक ही वो सीमित होना चाहिए। बेसिकली मैंने आपसे कहा कि दिन दुनिया के लिए आप 6 महीने के लिए मर जाओ, दुनिया के लिए तुम मर गए हो, आपका अस्तित्व विहीन हो गए हैं, लिख के ले लीजिए। आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो तब कहना। आप समझ गए? जी सर। अब देखिए इसमें कहता है कि वीरचंद्र ने, कि कौन है वीरचंद्र? हरिचंद का बेटा बड़ा वाला। जो कहाँ का राजा, राज्य इसने प्राप्त करा? छहनेनी चंदेरी का राजा है सर। राज्य का, और साथ ही सवीर चंद्र, सवीर चंद्र ने, अगर कहें देखिए जो ये है लखुर ना खलूर राज्य की स्थापना करी। क्वेश्चन पूछा जाएगा किसके द्वारा लखुर राज्य की स्थापना की गई थी? न खलूर सबरी चंद। किसने करी थी? तो याद लिख ली, इसको खलूर। लिख लीजिए सभी कि खलूर राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपने क्या लिखना है? सबीर चंद्र ने। सबरी ठीक चंद। है। और साथ ही अगर हम कहें कि जो वीरचंद्र को कहाँ का राज्य प्राप्त हुआ, किसने कहाँ का राज्य स्थापना, इसकी स्थापना किसने करी थी? छनेली। छनेनी की राज्य की स्थापना किसने की? वीरचंद। तो याद रखिएगा बेटा, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए आपको मैं बता रहा हूँ। तुम कहीं कोई और किताब उठा के देख लीजिए, इतना विस्तार से जो मैं बता रहा हूँ कहीं किताब में दिया नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए, सर हमारे पास कोई और किताब ही है नहीं। सर उत्तराखंड की कोई है ही नहीं मेरे पास। जो भी दिया होगा तो उतना विस्तार से नहीं दिया होगा जितना मैं बता रहा हूँ। देखिए वीरचंद्र, जो कबीर चंद्र, आपका कबीर चंद्र कौन है? कबीर चंद्र सर की जब हम बात करते हैं तो कुमाऊं क्षेत्र में ये आया हरिचंद। और वहां के राजा के यहाँ नौकरी करने लगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा वह राजकुमार था जो राजा के वहां, किसी एक राजा के वहां नौकरी करने लगा? कौन था? कबीर चंद। ठीक है, तो वो कबीर चंद था। तो कुमाऊं क्षेत्र में आया और वहां ये राजा के वहां नौकरी करने लगा और उसकी योग्यता से प्रसन्न होकर राजा ने उसे दत्तक पुत्र के रूप में अपना लिया। अब ये दत्तक पुत्र क्या होता है बताओगे कोई मुझे? सर गोद लिया हुआ पुत्र। गोद लिया हुआ बेटा। हाँ, तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो कबीर, ये है ना, कबीर ही है ना, हाँ, कबीर चंद्र को किसने गोद लिया था? कुमाऊं के राजा ने लिया था, जिसे, जी ठीक सर। है, और दत्तक पुत्र के रूप में लिया। और इस प्रकार अगर हम देखें कालांतर में, भविष्य की गर्द की अगर देखें, कालांतर में भविष्य में बात करें तो ये कुमाऊं का शासक बना। कौन बना कुमाऊं का शासक? कबीरचंद। कबीर कबीर चंद। चंद बना। अब बात करते हैं, थोड़ा सा आगे अग्रसर होते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये कहता है एक अन्य परंपरा के अनुसार अगर देखें, झूसी से एक चंद्रवंशी राजकुमार सोमचंद्र अपने साथ ब्राह्मणों और राजपूतों की एक टोली के साथ बद्रीनाथ की यात्रा पर आया। अभी हमने क्या पढ़ा था? कुमाऊं क्षेत्र के राजा के राजा। क्या पढ़ा था? सोमचंद्र के बारे में क्या सर पढ़ा की था? चंदेरी का राजा हरिचंद था।
जी सर। सोमचंद के बारे में अभी हमने क्या पढ़ा था? कि सोमचंद झूसी से आया था सर, झूसी इलाहाबाद से आया था, फूलपुर नगर से। मुझे ये बताओ कि अभी तो जी हमने इससे पूर्व क्या पढ़ा था? हमने इतिहास के पन्नों में हमने सर अभी सोमचंद के बारे में चर्चा करी थी, उसका इतिहास बताया था अभी। तो अभी हम उसका दूसरा पहलू देख रहे हैं। पहले पहलू में हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि सर कुमाऊं कि का जैसे साम्राज्य बढ़ाना काली शुरू किया कुमाऊं था। के जी सर। प्रमुखों ने क्या करा था? एक दल भेजा था, खोजी दल भेजा था गंगा मैदान की तरफ कि एक योग्य शासक ढूंढ के लाओ। तो फिर उन्हें इलाहाबाद में झूसी नामक स्थान पे मिला था सोमचंद नाम का लड़का। तो ये लड़का मिला था, फिर क्या हुआ जी। मेरे को जी बताओ। सर उसे फिर सर उसको वहां पे काली कुमाऊं का राजा बनाया गया था। हम्म। और फिर दूसरी कहानी शुरू हो जाती सर गणेश सिंह वेदी की। हम्म। अब देखिए, अब यहाँ क्या चल रहा है? अब एक नई कहानी, एक नया कोई राइटर होगा, उसकी बात के बारे में ये कहता है कि परंपरा के आधार पर देखे हैं तो ये कहता है कि झूसी से एक राजवंशी चंद्रवंशी, अब हमने कहा तो अब झूसी में चंद्रवंशी शासक आ गया। हम तो चंद्रवंश कहाँ पढ़ रहे हैं? कुमाऊं कुमाऊं में पढ़ कुमाऊं रहे हैं। में। तो अब देखिए कहानी कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है। लोगों का लिखने का तरीका भी देखिए बड़ा ही मार्मिक होता है कि झूसी से एक चंद्रवंशी राजकुमार सोमचंद्र नामक व्यक्ति क्या करता है, कुछ ब्राह्मणों के साथ और राजपूतों की एक टोली के साथ क्या होता है, बद्रीनाथ की यात्रा पर आता है। हमने तो कहा था इसको झूसी से जो काली कुमाऊं के जो प्रमुख थे उन्होंने एक टोली भेजी और उसको वहां से लाए और उसको वहां राजा बना दिया। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, ये राजकुमार था, ये ब्राह्मणों के साथ और राजपूतों की टोली के साथ बद्रीनाथ की यात्रा पर। कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजपूत और ब्राह्मणों की टोली के साथ बद्रीनाथ कौन आया था? सोमचंद। सोमचंद ये सोमचंद आया था। तो सौभाग्यवश एक राजकुमार के सुई क्षेत्र में आने का समाचार ब्रह्मदेव को मिला। जब इसे ये राजकुमार का आने का आगमन के बारे में जब यथावत संज्ञान हुआ तो उसने अपने दरबार में आने का उसे न्योता दिया। जब वो न्योता दिया और सोमचंद्र के व्यक्तित्व की अगर बात करें तो वो बहुत प्रभावित हुआ। उसने उसे कुमाऊं में रुकने और अपनी इकलौती पुत्री से विवाह करने का प्रस्ताव दिया। अब किसने कहा कि इसे अपनी पुत्री का विवाह का न्योता या कहें उसको बताए कि वह कौन सा शख्स था जिसने तो ब्रह्मदेव अपनी पुत्री का विवाह सोमचंद्र के साथ करने का प्रस्ताव रखा और कहा कि तुम ब्रह्मदेव ब्रह्मदेव। कुमाऊं में ही रह जाओ। जो ब्रह्मदेव ने को जब यह सूचना मिली कि एक राजकुमार आ रहा है और बड़ा ही सुंदर है, इसमें ज़्यादा व्याख्या मैं कर देता हूँ, राजकुमार आ रहा है, बड़ा ही सुंदर सा है और बड़ा ही अच्छा व्यक्तित्व वाला है और ब्राह्मणों के साथ एक टोली के साथ बद्रीनाथ की यात्रा पर वो भ्रमण पर निकला है। जब यह सूचना उसके गुप्तचर ब्रह्मदेव को देते हैं तो यथावत वह हरकत में आता है और अपने खबरियों को भेजता है। और जब खबरी उसकी हर पल पल की चीज़ों को नोट डाउन करते हुए राजा को इसकी सूचना देते हैं तो वो फिर अपने एक राजदूत को इसके पास भेजते हैं और उसे आमंत्रित करते हैं दावत पर। जब ये दावत पर आता है तो उसके पश्चात जो ब्रह्मदेव थे उन्होंने उसे कहा कि हे राजकुमार, यदि आप इस कुमाऊं में रुक जाते तो बड़ा ही अच्छा होता और यहाँ की जनमानस का भी भला होता है। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मेरे से राजपाट नहीं संभाला जा सकता है। यदि आप मेरी पुत्री के साथ विवाह कर लेते हो तो यहाँ का सारा राजपाट क्या होगा, आपको हस्तांतरण हो जाएगा। ये सारी चीज़ें जब प्रस्ताव दिया गया और सोमचंद्र ने ना आओ देखा ना ताव देखा, क्योंकि ये तो एक राजकुमार था
था ना? तो जी इससे राजा तो बनना था। कब बनता? जब इसके पिताजी की डेथ होती, जो भी होता। बेसिकली अगर हम इसे भी राजकुमार लेके चल रहे हैं, तो इसने इस चीज को स्वीकार कर लिया, और इसकी जो पुत्री थी वो भी बड़ी सुंदर रही होगी। अगर सुंदर नहीं होती तो शायद मुझे नहीं लगता कि रुकता। तो इसकी इकलौती पुत्री से इसका विवाह का प्रस्ताव दिया, और सोमचंद्र ने क्या करा, इसे हाथों हाथ स्वीकार कर लिया। अब देखो यहाँ पर बड़ा ही दिलचस्प आता है कि पूर्व में हमने इस चीज का जिक्र भी किया था आप लोगों से, और सोमचंद्र ने जब ये प्रस्ताव स्वीकार करा, तो धर्मदेव ने इसे दहेज के रूप में 15 बीसी के दर के बराबर का भूदान ये दे दिया। अगर हम कहें, अब 15 बीसी क्या होता है, बहुत ज्यादा, ये राज्य का 1/3 भाग ये लेके चलो, इतना क्या करते, ऐसे भूदान कर दिया, भूमि दान कर दी। सोमचंद्र यहाँ एक भव्य गढ़ का निर्माण करवाता है, जिसका नाम क्या रखता है वो? राज बुंगी, राजबूंगी। ये रखा गया। अब जब धर्मदेव ने इसको अपना राज्य का बहुत बड़ा हिस्सा जब ये दान दिया, तो इसने ये निश्चय किया कि भैया अब तो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, अपना एक भव्य आलीशान बंगला बनाएंगे, जिसे हम गढ़ कहते हैं। तो बनाएंगे और इसका नाम रखेंगे कि जैसे हर कोई रखता है ना, शाहरुख खान कहता है मेरा मन्नत है, वो कहता है कि मेरा गैलेक्सी अपार्टमेंट है, अलग अलग तरीके से। तो इसी तरीके से ये इसका नाम रख दिया। क्या रख दिया? अब राजबूंगी। क्वेश्चन पूछा जाएगा, राजबुंगी नामक गढ़ का नाम किसने रखा? सोमचंद। सोमचंद्र द्वारा बनाया गया एक भव्य गढ़ का क्या नाम था? राजबूंगी। तो कालांतर में यह स्थल चंपावत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चंपावत का पुरातन नाम या चंपावत का पुराना नाम क्या था? क्या था? काली चंपा। यहाँ पर देखिए, ये कहता है कि कालांतर में जो ये स्थल है चंपावत। सुई सुई, अच्छा अच्छा, सुई सुई सुई? सुई क्षेत्र ही तो था सर। आज मुझे लगता है कि आपका ध्यान केंद्रित नहीं है, और है। और दिन आपका ध्यान पूरे यहीं पर ही ध्यान केंद्रित रहता है, मगर आज नहीं है। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं, सॉरी सर, हम जब सॉरी। बात कर रहे हैं, अब हमने यहाँ से जो चंद्रवंश का जो राजकुमार, चंद्रवंशी जो राजकुमार का जब आगमन होता है, तो यहाँ से इसकी एक नई कहानी प्रारंभ होती। कहानी सुना रहा हूँ मैं, ठीक है? जब ये सोमचंद्र ने जब ये महल का निर्माण करा, जिसे राजबुंगी ये नाम रखा गया, और कालांतर में इस नाम को, ये जिस जगह को किस नाम से जाना गया? चंपावत। चंपावत को पूर्व में किस स्थल के रूप में चंपावत। जाना जाता था? राज बुंगी के नाम से बूंगी। जाना जाता था। ये चंपावत के नाम से जब प्रसिद्ध हुआ, साल आता है आपके 1560 ईस्वी तक ये नगर चंद्रवंशी की राजधानी रही। अब जब ये क्यों रही कि 1560 तक इसकी राजधानी क्यों रही? क्योंकि भैया, क्योंकि इसने बहुत प्यारा सा ये अपना सपनों का महल बनाया था। सपनों के महल से कोई दूर थोड़ा जाता है, कोई भव्य बनाया था, अच्छा बनाया था। तो इसलिए ये लंबे समय तक जो ये राजधानी रही, तो कहाँ ये कहाँ रही? कहाँ रही? चंपावत। चंपावत में रही। चंपावत। चंपावत के आसपास का जो क्षेत्र है, क्षेत्री जो क्षेत्र है, ये शामिल इसके अंतर्गत रहा। और अगर हम कालांतर की और हम बात करें, कालांतर में फिर अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नेपाल, नैनीताल, नेपाल के कुछ क्षेत्रों में भी इसका अधिकार हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे, अब किसके मत का खंडन करें? एटकिंसन महोदय ने H.M. इलियाड के मत के अनुसार अगर हम बात करें, तो इसका मत का खंडन करते हुए ये लिखते हैं, ठीक है? ये
खंडन करते हैं कि यार ये तुम झूठ बोल रहे हो, ये चीज़ ठीक नहीं है भाई। तो ये जो चीज़ें हमें जानकारी दे रहे हैं इसकी, ये मैं इसका खंडन करता हूँ। सोमचंद्र चंदेल वंशी राजकुमार था। अब हमने ऊपर क्या पढ़ा था? कि चंद्रवंशी था वो। उससे पूर्व उससे पहले उसे कबीर चंद के उसमें पढ़ा हमने। कबीर चंद से पहले फिर सोमचंद ही पढ़ा था सर। तो देखो, अब यहाँ कौन कर रहा है, ये खंडन कौन कर रहा है? एच.एम. एटकिंसन। इलियट। इलियट के जो एटकिंसन सर एटकिंसन एटकिंसन एटकिंसन। महोदय ने किसका खंडन करा, किसके मत का खंडन किया? एच.एम. इलियट। ये एच.एम. इलियट के मत का जब किसने खंडन किया? कि एटकिंसन ने कहा। ये लिखते हैं एटकिंसन। कि कहते हैं कि सोमचंद्र चंदेलवंशी राजकुमार था, ना कि चंद्रवंशी। वह एक झूसी से नहीं बल्कि झांसी से काली कुमाऊं आया था। कहाँ से आया था? झांसी से, झांसी से। हाँ अब ऐसे में तो बच्चा जो पढ़ने वाला होगा वो तो पागल हो जाएगा, पगलिया जाएगा। अब कल के एक दिन मैं भी किताब लिख देता हूँ तो यहाँ पर ये आएगा कि मनीष कुमार भोज द्वारा एटकिंसन महोदय का खंडन कर दिया गया। मैं कहूंगा कि ये नेपाल से आया था, तो ये भी तो सही है। बताओ, जी सर। हो सकता है नहीं हो सकता है? जी सर, वो आपका अपना मत तो होगा। खंडन ही तो करना है, अब मत है। जी जी तो सर। एटकिंसन महोदय द्वारा सोमनाथ को किस वंश का राजकुमार माना गया था? चंदेल वंश का। चंदेल वंश का माना गया था। और ये कहाँ का, ये किस जगह का था? एटकिंसन झांसी का, झांसी। झूसी का नहीं था, झांसी का था। झांसी, झांसी झांसी। से ये कुमाऊं आया। ठीक है। अब बात करते हैं कि जी वस्तुतः यह स्पष्ट है कि कुमाऊं न पूर्वांचल में चंद्र वंश की स्थापना बाहर से आए एक राजकुमार ने की थी। अब यहाँ के तो सारे मर गए थे, तो इसलिए बाहर से आया। हमेशा आपने देखा कि उत्तराखंड की जो एक्चुअल, जो यहाँ की जो कितार हो या कोल हो या आगरी जनजाति हो, तो यहाँ के ये मूल निवासी ये हैं, ना कि बिष्ट, ना कि ये जोशी, ना नेगी, ना कोई। ये जो जितने भी हैं, ये आज जो इन्होंने कब्जा करके रखा है, ये लोग थोड़ा थे। ये लोग तो बाहर से आए हुए हैं, अवध जी या गुजरात या राजस्थान या महाराष्ट्र से आए हुए हैं। तो बेसिकली अगर देखें, जी जो यहाँ के एक्चुअल निवासी हैं, उनको हमेशा से हाशिए की दृष्टि में धकेल दिया है। अगर जब हम मूल निवासी की बात करते हैं तो उनको भी हाशिए की दृष्टि में धकेल देते हैं। अब जहाँ पर हम बात करते हैं कि कुमाऊं के क्षेत्र में कोई राजा नहीं मिला, कोई होगा नहीं, तो ये बाहर से आए हुए, अभी हमेशा कहते हैं उत्तराखंड की जो धरती को हमेशा बाहर से आए लोगों ने ही हमेशा रौंदा है। चाहे वो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे चंद्रवंश का हो या कालांतर में कोई भी रहा हो, चाहे फिर हम कहें गोरखाओं ने किया हो, या फिर आपके चाहे वो मुगल रहे हों या मौर्य रहे हों या चंदेल शासक रहे हों या गुज्जर रहे हों, तो हमेशा हर किसी ने उत्तराखंड की धरती को हमेशा रौंदा अपने घोड़ों के टापों के नीचे। और कालांतर में भी अगर आप देखोगे, ब्रिटिशर आए, ब्रिटिशरों के बाद जब आए तो आज हमारे उत्तराखंड को कौन रौंद रहा है, जानते ही हैं। तो हर कोई जी इसकी हर चीज धन संपदा को कहीं ना कहीं क्षति पहुंचा रहे हैं। तो ये कहते हैं कि भैया ये बंदा झांसी से आया था, ना कि ये झूसी से आया था। इतना समझ गए? जी सर। अब देखो, ये कहता है कि चंदेल वंश, जो पूर्वांचल में चंद वंश की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? एक बाहर से आए एक राजकुमार ने इसकी की। अब प्रश्न उठता है, अब प्रश्न उठता है कि वह राजकुमार कब और इस क्षेत्र में आया था।
यार अब मैं कह रहा हूँ कि मैं तो अभी ये क्या बोलते हैं, इंदू जी के वहाँ जाने वाला हूँ। कहता हूँ कि मैं जाने वाला हूँ। आप इंदू जी कहोगे कब आ रहे हो सर, किस तिथि को आ रहे हो, कब मिलोगे, यही तो होगा। अब मैं आ रहा हूँ कह रहा हूँ, अब कुछ ना मेरा आने का पता ना जाने का पता। तो आप अपने अनुसार कहोगे ना कि सर अगर आपको मिलना है सर, आप आओगे तो आप मुझे बता दीजिए, यही होगा ना। जी अब सर। यहाँ पर तो ये जो आया है बंदा, प्रश्न लाजमी ही उठता है कि ये राजकुमार कब आया था और इस क्षेत्र में किस तरीके से आया, कब आया इस क्षेत्र में। अब इस पे जितना भी विद्वान हैं, सब विद्वानों का मतभेद मतभेद रहे। हर विद्वान अपने आप को सातिर या कहें अपने आप को ही सर्वप्रिय समझता है कि भैया मैं ही जो मैं कह रहा हूँ वो सही है और जो कह रहे हैं सारे गलत हैं, जो मैंने कह दिया वो मान लो। समझ में आ रहा है। और चीज को क्या करें, झुठला रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि सामान्यतः 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच की तिथियों में विद्वानों ने सुझाई। अब मान लीजिए एक शताब्दी, अगर मैं कहूं एक शताब्दी में आने में कितने समय लगता है। सो हम्म, सो अब यहाँ पर देखिए 100 साल का एक शताब्दी होती है। अब ये लेके चलो ये कब से आया होगा भैया ये 100 शताब्दी। अगर हम 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी में देखें तो क्या जो ये विद्वान जो ये बातें कर रहे हैं, क्या ये 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक अभी तक जीवित है? नहीं। नहीं है। तो हम इनकी बात में भी विश्वास नहीं कर सकते हैं। अब किताब में दे दिया है हमें इनकी बातों से ही परीक्षा उत्तीर्ण करनी है, तो हम भी थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। वो अगर हमारे हृदय मन से पूछोगे तो हम इस सारे विद्वानों को नकार देंगे। समझ में आ रहा है ना। जी सर। अब कहते हैं कि 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच की तिथियों में विद्वानों ने सुझाया और इनमें से सार्वधिक उपयुक्त तिथि 1225, सॉरी 1025, पूर्व में मैंने भी इसकी जिक्र किया था। मैंने कहा था कि 1225 के अराउंडिंग ये आया था। कहा था। कभी कोई कहते हैं कि भैया 1227, कोई कहता है 1225। तो अलग अलग इसमें चीजें दी हुई हैं। ठीक है ना। आपके समझ में आ रहा है हाँ या ना, या फिर आगे बढ़े, या फिर जी सर। जी सर। जी सर। मजा जी सर मजा आ रहा है या खाली ऐसे ही चल रहा है, खाली कर रहे हैं वाली बात हो रही है। नहीं सर। ठीक है। अब देखिए, अगर बेसिकली अगर हम बाद में तुम्हें इसके प्रशासन के बारे में, इसकी कर प्रणाली क्या रही थी, चंद राजाओं द्वारा कौन कौन से कर लगाए गए थे, कौन कौन से प्रमुख थे, तमाम चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा लेंथी टॉपिक है बेटा, कि एक दिन में आप कहोगे मैं पढ़ लूँगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। एक दिन में 1 किलो घी खाने में कोई पहलवान नहीं बनता, तो वही यही है। तो चंद्रवंश की स्थापना की जब हमने बात करी कि ये कहता है कि जो तिथि हमारे जो सामने प्रकट होती है वो होती है 1200 में 1025 ईस्वी के प्रतीत होती है। कभी कहीं पर लिखा है कि 1027 भी लिखे है। ठीक है। तो यार देखिए 1027 और ये 1025 ईस्वी की प्राप्त होती है, क्योंकि इस तिथि के आसपास कत्यूरी जो कत्यूर वंश के राजकुमार अनियंत्रित स्थानांतरण हुए थे। कहीं कहने का मतलब है कि यहाँ से अनियंत्रित मतलब अलग तरीके से यहाँ से स्थानांतरण हो गए, यहाँ से चले गए। इसमें से साराधिक घाटी जितने भी थे, अगर देखें जो कत्यूरी राजवंश की बात करें तो इसमें से कहते हैं कि कुछ तो ऐसे थे जो घाटी छोड़कर यहाँ से चले गए। मनकोट चले गए, अस्कोट चले गए, डोटी चले गए, लखनपुर चले गए, बैराट चले गए। मैंने बैराट के बारे में चर्चा करी थी। बैराट से कौन था, एक बैराट के बारे में मैंने चर्चा की थी आपसे। जी जी नहीं, बताओ नाम। सर कुछ प्राप्त हुआ था बैराट से तो।
हैं? मुझे तो कुछ पता ही नहीं है बैराट से कुछ प्राप्त हुआ था। बेसिकली मैंने जो बात की थी कि बैराट राज्य का एक राजकुमार हुआ करता था, राजूला मालूसाई, कि मैंने कहा था ये बैराट प्रदेश का ही वो था जिसमें राजूला मालूसाई। भोज हाँ, भोट आपने भोट नगरी एक की राज। सुना होगा, जो एक फूल चढ़ी वाला एक गाना है नेहा कक्कड़ का, जी उसमें कमला देवी जी एक गाना गाती है, सुना है? जी राजू सर। ला मालू साई होना ला, ये ऐसा कुछ ऐसा है। तो वो जो है ये भोट जी प्रदेश का, जो हमने कहा बैराट का वो राजकुमार था। ठीक है, लखनपुर बैराट और साथ ही क्या है, मनीला, सल्ट। सल्ट कहाँ है? अल्मोड़ा जनपद में। बैराट जो भोट प्रदेश की बात करते हैं ये बाग्य नहीं, क्या है आपका, पिथौरागढ़ के अंतर्गत आता है, की ओर स्थानांतरित हुए। कौन स्थानांतरित हुए? राजकुमार, कत्यूर वंश के राजकुमार। हाँ, कतियूर वंश के, कहने का मैं अनियंत्रित स्थानों में चले गए। अब मान लीजिए कि आपके घर में 5 भाई बहन हो, किसी की जॉब पुलिस में लग जाती है, किसी की नेवी में लग जाती है, किसी की प्राइवेट सेक्टर में लग जाती है, कोई चंडीगढ़ भाग जाता है, कोई घर में रहता है, तो सभी लोग क्या अनियंत्रित जगहों में चले गए ना। जी इस अच्छा। तरीके से समझो। तो इसमें से साराधिक घाटी छोड़कर मनकोट हो गया, अस्कोट हो गया, डोटी हो गया, लखनपुर हो गया, बैराट हो गया और मानीला सल्ट की ओर स्थानांतरण हुए, और 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में कत्यूरी का शासन अवशासन पर था। कहने का मतलब है कि अवशासन मतलब सही तरीके से चल रहा था, या कहें सही स्थिति में नहीं भी था, अवशासन में अवसाद की स्थिति में था। पर यह था क्योंकि क्योंकि इस नए राजवंश के सभी शासकों के अंत में चंद उपसर्ग लग गया था। अब कहते हैं कि जिन्हें भी ये राजकुमार रहे, जो भी ये चाहे मनीला में चले गए, अस्कोट चले गए या ये चले गए, इनके पीछे से क्या लग गया? एक शब्द जुड़ गया। क्या लगा? चंद। चंद्र। चंद्र लगा। जैसे हमने कहा कि पहले पवार राजवंश के जो लिखते थे, कि हमने कहा पाल लिखा करते थे, फिर शाह की उपाधि आई, जी सर, बलभद्र शाह। तो वैसे यहाँ पर भी क्या लग गया? चंद। चंद्र लग गया। तो इसी आधार पर इतिहासकारों ने चंद्र उपसर्ग के कारण ही इस नए राज्य वंश को चंद्र राजवंश नाम दिया। अब बताओ, हम तो क्या क्या सोच रहे थे, यहाँ क्या क्या निकल गया। तो नए राजवंश को चंद्र राजवंश का नाम दे दिया गया। इतना समझ में आ गया? जी सर। जी अब जो हमारा जो रहेगा, बेसिकली अगर हम बात करें, अब हमारा जो रहेगा चंद्रवंश, सोमचंद्र। अब ये देखो, अब हम यहाँ तक जो अभी हमने जो पढ़ा था बच्चा, अभी हमने क्या पढ़ा? सारे चाहे अभी हमने क्या पढ़ा, मुझे बताओ तो कोई, क्या क्या चीजें पढ़ ली हमने? हमने क्या समझाया? सर, चंद्रवंश के बारे में समझाया कि किस तरह से चंद्रवंश का उदय हुआ था यहाँ पे। तो सबसे पहले राजा सोमचंद की कहानी बताई गई थी कि कैसे फूलपुर शहर के झूसी इलाहाबाद स्थान से ये आया था, और इसके स्रोत क्या क्या मिलते हैं, चंद्रवंश के स्रोत कहाँ से मिलते हैं, क्या इसके लिखित स्रोत हैं, क्या इसके पुरातात्विक स्रोत हैं, और क्या लोक गाथाएं हैं, इनसे मिलता है चंद्रवंश के बारे में। और फिर इसका वो चला था राजा सोमचंद्र के बारे में 3 या 4 हमने कहानियां पढ़ी हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे पुराना नहीं सर, काली कुमाऊं के राजा ने अपना एक खोजी दल भेजा था कि गंगा के मैदान की तरफ जाओ और एक योग्य शासक को ढूंढ के लाओ। और फिर दूसरा हमने एक गणेश सिंह वेदिक के थ्रू भी हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से एक हरिचंद राजा था जिसके 5 बच्चे थे, तो कबीर चंद यहाँ पे आया था उनके एक बेटों में से। और एक परंपरा के अनुसार हमने एक और पढ़ा था कि
यात्रा पे चंद्रवंशी राजा सोमचंद यहाँ पे यात्रा पे आया था कुछ ब्राह्मणों और राजपूतों के साथ। तो जिसमें जो यहाँ का राजा ब्रह्मदेव था, उसको पसंद आ गया था, वो अपनी बेटी के लिए उसकी शादी की। इस तरह से यहाँ पे वो हुआ। लेकिन लास्ट में आके एटकिंसन ने सबको नकार दिया, और फिर उसने ये बताया कि किस तरह से यहाँ पे जो वो राजे थे, वो किस तरह से यहाँ से दूसरी स्थानों की तरफ जाने लग पड़े, और उन्होंने लास्ट में अपने नाम के आगे चंद लगाया। हम्म, अब समझ में आ गया। जी सर। तो बेसिकली अभी आपने जितना भी बताया, जितना भी हमने पढ़ा, कि अभी हमने किसी राजा के बारे में अभी चर्चा नहीं करी है। अभी हमने जी ये समझा है जी कि सर। इसकी जी सर। जो फाउंडेशन है वो कैसे तैयार हुई। हम चंद्रवंश का जो शब्द की जो हमने बात करी, अभी तक हमने, हमारा मेन उद्देश्य क्या था, चंद्रवंश को समझने में ही लग गया नहीं लग गया। अब जब हमने इतने विस्तार से पढ़ लिया, जी सर। अगर अभी देखो, इंदु जी ने पूरी तरीके से कहानी का एक लघु स्वरूप आपके सामने रख दिया, रखा नहीं। हमने क्या करा, जी हमने विस्तार से उसको पढ़ा, और जब विस्तार से पढ़ा तो उसको एक लघु स्वरूप में चित्रांकन करने में कोई टाइम लगा? नहीं तो सर, हमको नहीं। यही नहीं चीज सर। समझनी है, बस इतना ही समझना है। अगर जो बच्चा इस तरीके से समझ जाता है तो निश्चित रूप में कहेगा उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हुए जा रहे हैं। अब आने वाले टाइम पर आगे पूछा जाए, पीछे पूछा जाए, तो तुम कहीं पर भी इससे कितने क्वेश्चन बने? 4 पुत्र के नाम कौन से थे? कितने पुत्र थे? 5 थे? कितने थे? 4 थे। किसके थे वो? 5 थे सर, 5 किसके थे। थे वो? हरिचंद के, चंदेरी का राजा था हाँ, हरिचंद। तो ये तमाम चीजें मुझे लगता है कि आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। और जो हमारा है कल जी सर। कल हम इसके